वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज अध्याय 3 का कुछ उदाहरण देखेंगे हम, 1 और 2। इसके पहले हम अध्याय में 3.1 प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा अध्याय चल रहा था निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कार्तीय पद्धति। ठीक है, तो कार्तीय पद्धति क्या होता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? मतलब गणितज्ञ थे। ठीक है, कौन थे? रेने बकार्ते। रेने बकार्ते क्या थे? रेने बकार्ते ने क्या हुआ था, क्या दिया था कि ये निर्देशांक ज्योमेट्री का एक विचार आया था उनको, क्या करना चाहिए, कैसे क्या किसी चीज को निर्देशित करना चाहिए। ठीक है, तो पहले, इससे पहले क्या होता था, इनने जो थ्योरी दी थी, तो इनके नियम देने से पहले क्या हुआ था कि पहले अपन ने एक टेबल लिया था, मतलब जो एक क्लासरूम लिया था, इसमें टेबल्स थे। ठीक है, ऐसे अपन कुछ बता रहे थे, अपन अपने मन से ही कुछ भी ले रहे थे कि यहाँ से कौन सा पंक्ति है ना, ये पंक्ति ले रहे थे और स्तंभ ले रहे थे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कर रहे थे, तो हमारा कुछ फिक्स नहीं था कि हमारे यहाँ पे हमारे सामने क्या था कि हम पंक्ति जहाँ पे ले सकते थे वहाँ पे पंक्ति ले रहे थे, जहाँ पे हम पंक्ति नहीं ले सकते थे वहाँ पे हम आधा ऊपर नीचे इस प्रकार से बता रहे थे, तो हमारा कुछ फिक्स नहीं है था। ठीक है, तो जब ये आए तो इनने कुछ नियम बताए। ठीक है, इस हिसाब से उनने बोला कि जब भी हमें किसी भी चीज को प्रदर्शित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ 2 लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, 2 लाइन जो कि एक दूसरे के ऊपर लंबित होंगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई बिंदु है, ए बिंदु है। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हम किसी भी प्रकार से कोई भी 2 लाइन बना सकते हैं, या तो इस प्रकार से। ठीक है, बिंदु ए यहाँ पे है। ठीक है, और एक दूसरे पे क्या है, लंबित। लंबित मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण दोनों के बीच में। इस प्रकार से भी हो सकती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकती है, ये इसी प्रकार से तो है ये। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकती है लाइनें। ठीक है, तो ये क्या था, इनने ये बोला था कि कोई भी 2 लंबित लाइन ले लो और उससे रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये वाली दोनों लाइन लेनी है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु कोई ए है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें अभी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसको लेकर के चलना है, ये वाली लाइन हम लेंगे। ठीक है, एक क्या होगी हमारी, इन दोनों लाइनों में से ये दोनों लाइन होगी। ठीक है, और इन 2 लाइन में से जो लाइन होती है, ठीक है, इन दोनों को तो नहीं लेना, तो इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, जिसको लेना है बस उसको ही लिखते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को लेना है। अब इन दोनों लाइन का क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं। इसको देता हूं एक्स डैश, बाई डैश। ठीक है, बाई डैश और बाई, और इसको एक्स, और इसको एक्स डैश, और इसको एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो 2 लाइन होती है ना, ये जो 2 लाइन होती है, ये 2 लाइन पता क्या होती है, ये 2 लाइन होती है संख्या रेखा। हम संख्या रेखा पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, संख्या रेखा, अब संख्या रेखा क्या होती है, ये रही संख्या रेखा एक। ठीक है, ये होती है संख्या रेखा। हम संख्या रेखा पर क्या देखते हैं कि जो नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ इस प्रकार से नंबर्स लिखे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु होता है, उस बिंदु से दाएं तरफ हम इस तरफ देखें तो हमें धनात्मक मिलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पे मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स, मतलब ऋणात्मक। तो कहाँ से दिखते हैं हम कोई एक बिंदु मानते हैं, एक शून्य। ठीक है, जहाँ पे होता है हमारा शून्य, एक कोई बिंदु होता है जहाँ पे हम शून्य रखते हैं, और इसी शून्य को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो इस मूल बिंदु से हम क्या करते हैं, जब जैसे ही हम दाएं तरफ जाते हैं तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, और जैसे ही हम बाएं तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा को दर्शाते हैं, संख्या रेखा को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से शून्य होता है 1 2 3 4 5, इस साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ से यहाँ तक अनंत तक जाते हैं नंबर्स, और यहाँ पे भी एक क्या करते हैं, नंबर्स अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बस लिखा 5 तक, कभी 6 7 8 10 तक आपको आपकी इच्छा जहां तक आप लिख सको, आपकी कॉपी में जितना स्पेस है उतना लिख सकते हो आप। यहाँ पर भी उसी प्रकार से कहीं तक भी जा सकते हो आप, अनंत तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मूल बिंदु। और ये देखें, अगर हम इन दोनों के बीच का ये देखिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, हमेशा हर 2 इनके बीच की दूरी जो है वो सब समान होगी। ये सारी दूरी क्या होगी, समान होगी, समान दूरी। और ये क्या होगी, इकाई एकक कहलाएगा, एक एकक। ठीक है, एकक, ये क्या कहलाएगा, एकक कहलाएगा। मतलब कि एक इकाई, एक एकक दूरी, ये कितनी, 1 एकक दूरी है, 2 एकक है, 3 एकक है, 4 एकक है। अगर
जितनी एकक दूरी होगी, जो नंबर लिखा होगा उतनी एकक दूरी होगी। कहां से? शून्य से। हमें कहां से मेजर करना है? शून्य से। मतलब, और शून्य को क्या बोलते हैं? शून्य को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, तो हमें क्या करनी है? मूल बिंदु से दूरी देखनी है। जितना नंबर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे -5 है, तो -5 जो है ना, वो माइनस का मतलब माइनस, अब देखिए -5 लिखा है, तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है? शून्य से बाईं तरफ कितना? 5। तो 5 क्या है? 5 एकक। 5 एकक मतलब 1 एकक, 2 एकक, 3 एकक, इन दोनों के बीच में 4 एकक, और ये 5 एकक। तो 5 एकक में 5 को पहुंच गए। इस प्रकार से अगर बोला कि धन के 5, तो धन का 5 मतलब क्या होगा? 1 एकक, 2 एकक, 3 एकक। हमें सबसे पहले 0 पे जाना है, वहां से गिनती गिनना स्टार्ट करना है। 1 एकक, 2 एकक, 3 एकक, 4 एकक, फिर 5 एकक, तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक लेटी हुई रेखा है। उस लेटी हुई रेखा को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज। ठीक है तो संख्या रेखा। ठीक है, तो ये क्या होती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा हम पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर किस प्रकार से क्या क्या नंबर होते हैं, कितनी दूरी होती है, ये क्या होता है? समान दूरी। ठीक है, समान दूरी। ठीक है, इन दोनों के किसी भी दो नंबर के बीच में समान दूरी होती है, किसी भी लगातार दो नंबर के बीच में। ठीक है, अब क्या होता है? ये हो गई क्षैतिज रेखा। ऐसी जो लेटी हुई रेखा होती है वो क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा है। तो हमने क्या लिया? एक क्षैतिज संख्या रेखा ली। इसी प्रकार से एक हमने क्या लिया? एक लिया हमने क्या? इस प्रकार से एक खड़ी हुई रेखा ली। खड़ी हुई रेखा क्या? संख्या रेखा। तो यहाँ पे भी हमने एक शून्य माना। ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ही मैंने इसको पकड़ा और इसको इस तरीके से घुमा दिया, समझना? ये है, यहाँ से उठा दिया तो खड़ी हो गई रेखा। खड़ी हो गई तो क्या हो गया? -1। यहाँ क्या हो जाएगा? -2, -3, -4, -5। ये तो -4, 5 सब नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो जब भी हम खड़ी संख्या रेखा बनाते हैं तो हमें इस प्रकार बनानी पड़ती है कि हमारी धनात्मक संख्याएं, जब ये जो दाएं साइड है वो हमारी ऊपर आती हैं, तो जब भी खड़ी हुई संख्या रेखा जब बनती है तो ऊपर की तरफ जो नंबर हमें शून्य से या मूल बिंदु से, ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो नंबर लिखे रहते हैं, जो संख्याएं लिखी रहती हैं, वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जो नीचे की तरफ जो हमें संख्याएं मिलती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे क्या होता है कि जैसे ही हमने देखा कि ये जो खड़ी रेखा है, इस खड़ी रेखा का कुछ नाम होता होगा। इस खड़ी रेखा का जो नाम होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो जो रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं, सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, अब जो रेने थे, जो गर्तज्ञ थे, रेने दकार्ते, उनने क्या किया था? उनने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? दो रेखाएं ली, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा ली, दोनों रेखाओं को क्या किया? मिला दिया। और कहां से मिलाया? उन दोनों के मूल बिंदुओं को मिला दिया। देखिए, ये रही क्षैतिज रेखा, ये रही एक क्षैतिज रेखा ली उन्होंने, और एक ली ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्या है? संख्या रेखा। उन दोनों के मूल बिंदुओं को मिला दिया। तो ये मूल बिंदु क्या था? शून्य था, और इसको किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। तो इसको बोल दिया हमने ओ, ये हो गया ओ। ओ क्या हो गया? मूल बिंदु दोनों का। अब जो दोनों का मूल बिंदु है, तो ये क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं तक भी। ठीक है, और यहाँ होगा हमारे क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक संख्या, हो जाएगी, अनंत तक जाती है। अब इसी प्रकार से जो हमारी खड़ी रेखा थी, ये क्या हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा, ये क्या होगी? क्षैतिज संख्या रेखा। और ये क्या हो गई? ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। ठीक है, यहां क्या होगी? हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। यहां क्या होगी? धनात्मक संख्याएं मिलेगी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा धन का 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इनने क्या किया है? यह क्या है? बोर्ड को मैं क्या मान लेता हूं? एक तल मान लेता हूं। यह एक क्या है? एक तल है। ठीक है, अपना बोर्ड जो है,
वो क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा। और उस पे क्या है, हम चीजों को निर्देशित करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक तल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक तल। ठीक है, अब निर्देशांक तल बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्देशांक तल। तो ये तल इन दो लाइनों के, इन दो रेखाओं से, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते हैं कौन सी रेखा, इसको नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं बाई, इसको बाई डैश। ठीक है, बाई डैश। अब ये हो गई बाई डैश रेखा, और एक इसको भी हमें एक नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, एक्स डैश एक्स रेखा। ठीक है, एक्स डैश एक्स हो गया, इसको मैंने दे दी एक्स डैश एक्स। अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जीरो ओ, इसको ओ बोलते हैं, ओ एक्स, जो ओ एक्स है, ओ और एक्स, यहाँ रही ओ एक्स। ठीक है, ओ एक्स, तो ओ एक्स में क्या है, सारी धनात्मक संख्या है। अगर मैं देखूं ओ बाई को तो इसमें सारी धनात्मक संख्या है, ओ एक्स डैश को देखूं तो सारी ऋणात्मक संख्या है, और ओ बाई डैश को देखूं तो सारी ऋणात्मक संख्या है। अब अगर मैं बोलूं आपसे, तो देखो ये रेखा है, तो रेखा अनंत तक जाएगी, यहाँ भी अनंत तक जाएगी, यहाँ भी अनंत तक जाएगी, यहाँ भी अनंत तक जाएगी। और जो ये तल है, ये निर्देशांक तल जो है, वो तल भी बहुत बड़ा है, अनंत तक है। ठीक है, तो ये जो तल अनंत तक है, तो इन दो रेखाओं ने मिल करके इस तल को 1, 2, 3 और 4 भागों में बांट दिया। समझो आप, किसी भी एक प्लेन को, जो कि निर्देशांक तल बोल रहा हूं मैं, किसी एक तल को, मतलब निर्देशांक तल है, इस तल को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भागों में बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, इन चारों भाग का हमें नाम देना पड़ेगा। तो अगर एक चीज देखिए, किसी भी एक क्वांटिटी को, किसी भी चीज को 4 भागों में जब हम बांट देते हैं, तो उसकी एक भाग को बोलते हैं 1/4। ये तो आपको समझ में आता है। अब 1/4 है तो चतुर्थांश बोलते हैं उसको। ठीक है, चतुर्थ अंश, एक अंश मतलब चतुर्थ क्या होता है, ये होता है चतुर्थ अंश। ठीक, अंश ये। ठीक है, अगर हम इसको देखें, चतुर्थ अंश, चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब पार्ट, मतलब भाग, अंश मतलब अंश, उसका अंश। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। ठीक है, ये चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब किसी चीज का चौथाई पार्ट, मतलब चौथा पार्ट। तो ये पूरा तल है, इस तल का चौथा पार्ट, ये एक चौथा पार्ट, एक चौथाई पार्ट है, ये एक चौथाई पार्ट है, ये एक चौथाई पार्ट है, ये एक चौथाई पार्ट है। इन चारों पार्ट से, इन चारों भाग से मिलकर एक तल बन रहा है हमारा। ठीक है, ये एक तल बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। एक ये चतुर्थांश होगा, ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, एक होगा। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो अपने गणितज्ञ थे रेने, तो उनने क्या किया था, उनने इसको नाम दिया था एक चतुर्थांश 1, इसको नाम दिया था उन्होंने चतुर्थांश 2। ठीक है, और इसको नाम दिया था चतुर्थांश 3। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से याद कर लेना है कौन सा चतुर्थांश कौन सा कहलाता है। इसको 1 दिया था, इसको 2 दिया था, इसको 3 दिया था, इसको 4 दिया था, बस। ठीक है, ये इसलिए दिया गया था, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये इसलिए दिया गया था कि कहीं हमें किसी चीज को फिक्स तो मानना पड़ेगा ना, तो ये यूनिवर्सल हो गया है, ये सब लोग मानते हैं। अब सब लोग इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, बस। क्योंकि किसी चीज का आपका कुछ ना कुछ आपका फिक्स नाम, जैसे आप हो, आपका नाम राम है, तो राम नाम फिक्स तो नहीं था ना कि आपका राम ही रखना पड़ेगा, लेकिन रखना पड़ा ना हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें आपकी कुछ पहचान तो देनी पड़ेगी ना आपको। इसी प्रकार से हमें इस चीज को एक पहचान तो देनी पड़ेगी ना, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, तो हमें इनको कुछ ना कुछ अलग तो देना पड़ेगा ना। तो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो ये सारी दुनिया यही मानती है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो अगर आप बोलोगे इसको मैं तो इसको दूसरा मानूंगा, तो आप गलत हो ना, क्योंकि आपको अलग नहीं जाना है, आपको वैसा ही मानना है जो सब लोग मानते हैं। ठीक है ना, तो मान सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, बट बाकी इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, आपको इसी प्रकार से याद करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखिए थोड़ा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, ये चीज तो हमने मान ली, चतुर्थांश हमें पता पड़ गया। अब जो ये वाली जो लाइन होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको बोला जाता है क्या, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा होती है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और खड़ी जो रेखा है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष हो गया। ये सारे आपको समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार, ये संख्या रेखा है, कुछ नहीं है, ये तो संख्या रेखा है, ये वाली संख्या रेखा, ये वाली संख्या रेखा।
ठीक है, संख्या रेखाएं पता पड़ गई, मूल बिंदु आपको समझा दिया मैंने, चतुर्थांश मैंने आपको बता दिया, दोनों रेखाएं एक दूसरे से लंबित होती हैं, ये भी बता दिया कि दोनों एक दूसरे से लंबित होगी, 90 90 90 90 सारे 90 90 के कौन होंगे, ठीक है, लंबित का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो धनात्मक x अक्ष मिलेंगे हमें, यहाँ पे चलेंगे तो हम यहाँ पे y धनात्मक मिलेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो ऋणात्मक x मिलेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो ऋणात्मक y मिलेंगे। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। हमें कभी भी किसी भी चीज का मेजरमेंट लेना है तो हम कहाँ से लेंगे, हम सबसे पहले ओ बिंदु पर जाएंगे, मूल बिंदु पर जाएंगे, उस मूल बिंदु से हम नापेंगे किसी भी चीज को, कहीं पर भी चलेंगे तो हम मूल बिंदु पर आकर खड़े हो जाएंगे, यहाँ से हमको जहाँ जाना है वहां पे हम ओ से ही होकर गुजरेंगे, स्टार्ट करेंगे उससे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x और ये हो गया y, तो हम इस पूरे तल को नाम दे सकते हैं xy, इसको बोल सकते हैं xy तल। देखिए इसके नाम बता रहा हूं, xy तल बोल सकते हैं, निर्देशांक तल बोल सकते हैं, ठीक है, निर्देशांक तल, ठीक है, xy तल हो गया, निर्देशांक तल हो गया, ठीक है, कार्तीय तल भी बोलते हैं इसको, कार्तीय तल बोल दीजिए, कार्तीय तल, ठीक है। और तो ये हो गया, इसके अक्ष भी हो गए, अक्ष भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, चतुर्थांश भी हो गया अपना, चतुर्थांश भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये चीज, इन सब चीजों को लिख लीजिए, ये आप लोग सारी चीजों को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब हमें पता पड़ गया फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है और चौथा कौन सा होता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा पता पड़ गई है आपको, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा भी पता पड़ गई है आपको, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता पड़ गई हैं। एक कार्तीय होता है, कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल। हाँ, आगे हम देखेंगे तो अब हमें देखना है क्या कि ठीक है भाई, हमने ये सब तो पढ़ लिया, हमें अक्ष भी बता दिया आपने, बाई अक्ष क्यों बताया, तो हमने इसलिए बताया क्योंकि हमें अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, हमें निर्देशित करना है किसी भी बिंदु को, किसी भी ज्यामिति को, किसी भी चीज को, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि मेरा पेन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मेरा पेन रखा हुआ है, ठीक, तो अब इस पेन को दिखाना है हमें, ठीक है। तो पेन को मैं दिखाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस पेन को मैं नाम देता हूं P। अब इस पेन को दिखाने के लिए मैं कैसे करूंगा, ये तो रहा मेरा मूल बिंदु, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ जाना है मेरे को, तो कैसे जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा पहले x पर, तो x कितना है यहाँ पे 4, अब इससे ऊपर जाना है तो ऊपर गया कितना 3। तो पहले क्या करते हैं, हम x अक्ष को दर्शाएंगे, याद रखना ये चीज, पहले हम x अक्ष को दर्शाएंगे, x अक्ष पर हम कितना चले 4, तो 4, और y अक्ष पर हम कितना चले 3, तो हम चले 3। तो ये p के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 4 और 3। अब जैसे ही जहां भी लिखा होगा कि P 4 3, तो हमें समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि P जो है उस P का x निर्देशांक है वो 4 है, मतलब कि ये हमें x अक्ष पर कितना चलना है, 4 चलना है, और ये लिखा है जो 3 लिखा है, उस 3 का मतलब क्या है कि ये क्या है, y अक्ष का है, ये y निर्देशांक है, और y निर्देशांक 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मूल बिंदु से y अक्ष पर कितना चलना है, 3 एकक चलना है, ठीक है। देखो ये रहा मूल बिंदु, यहां से 1 एकक, 2 एकक और 3 एकक, इसी प्रकार तो होगा, देखिए आप, ठीक है। तो यहां से 22 से हमें कितना चलना है, 1 एकक, 2 एकक, 3 एकक, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 एकक। अब यहाँ पे लिखा है 4, तो हमें इसका मतलब क्या होगा, हमें x अक्ष पर कितना चलना है, 4 चलना है, तो 1 2 एकक, 3 एकक, 4 एकक, तो हम 4 एकक लिख लिया, ठीक है। एक चीज और देखिए, इसका तरीका एक और होता है कि जब ये लिखा होता है P 4 और 3 लिखा है, तो इस चार को सबसे पहले तो नाम देख लीजिए, इस 4 को एक और चीज बोलते हैं क्या, भुज। इस बाई का जो निर्देशांक होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, ठीक है। तो भुज वह होता है जो x निर्देशांक होता है, x निर्देशांक, ये है 4, x निर्देशांक जो होता है, x निर्देशांक को बोलते हैं x निर्देशांक, ठीक है। x निर्देशांक उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, भुज, ओके। और जो y निर्देशांक होता है, y निर्देशांक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि, ओके। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए कि कोटि किसको बोलते हैं और भुज किसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसको समझने वाली बात क्या है कि भुज। अब देखिए भुज जो P क्या है, P में
इसमें जो 4 लिखा है ना, जो भुज है ना, पी का जो भुज है, जो 4 है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो 4 ये बिंदु है, जो पेन रखा हुआ है, वो पेन का भुज जो 4 है, भुज 4 का मतलब ये है कि बाई अक्ष से इस पी बिंदु की दूरी कितनी है। इस भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है, भुज अगर मैं लिखूं यहाँ पे भुज, तो भुज का मतलब होता है कि बाई अक्ष से बिंदु की दूरी। और अगर मैं कोटि को लिखूं, कोटि को लिखूं तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। समझ में आ गया होगा। देखो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। अब देखिए भुज, मैंने क्या बोला, भुज का मतलब क्या होता है, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी। तो बिंदु कहां है, ये रहा। बाई अक्ष कहां है, ये रहा। तो बाई अक्ष से दूरी कितनी है, 4 ही तो है। देखो ये 4 ही तो है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये तो लंबित लाइन है ना, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4 है। समझो, बाई अक्ष से लंबित, बाई अक्ष से कितनी दूरी है, 4 है। अगर मैं 3 कोटि को देखूं, कोटि का मतलब क्या लिखा है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष रहा, बिंदु की दूरी कितनी है, ये रही बिंदु की दूरी कितनी है, 3 है भाई। इसका मतलब क्या होता है, और भुज हमारा क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स निर्देशांक जो होता है ना, एक्स निर्देशांक मतलब क्या होता है कि बाई अक्ष से बिंदु की दूरी। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। और जो बाई होता है, बाई निर्देशांक होता है, देखो कोटि को क्या बोलते हैं, बाई निर्देशांक बोलते हैं। बाई निर्देशांक मतलब कोटि, और कोटि मतलब क्या होता है कि एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं आपसे कि यहां कोई बिंदु है क्या, क्यू। अगर क्यू बिंदु को मैं बोलूं तो क्यू बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे। देखिए क्यू बिंदु का कोटि, अगर मैं कोटि की पहले भुज लिखते हैं पहले। तो अगर मैं भुज को देखूं, क्यू बिंदु का पहले भुज देखूं, तो भुज मतलब क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी। देखिए भाई ये रहा बाई अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, बताइए। बाई अक्ष रहा, क्यू बिंदु ये रहा, दूरी कहां है, कुछ नहीं है, ये तो वहीं पे बैठा है, उसी के ऊपर बैठा है। आप घर पर बैठे हो और आपको घर, मैं बोलूं कि आप घर से कितने दूरी पे हो, तो 0, क्योंकि आप घर पे ही बैठे हो। तो आप बाई अक्ष पे ही बैठे हो, बिंदु बाई अक्ष पर ही है, तो उसकी दूरी बाई अक्ष से कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, उन दोनों चीजों को क्या करते हैं, कोमा से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं कि ये एक्स है और ये कोटि है, ये भुज है और ये कोटि है, ये एक्स है और ये बाई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका मैं बोलूं कोटि, भुज तो हमें पता पड़ गया सुन। अब मैं बोलूं कोटि, तो कोटि का मतलब क्या होता है, बिंदु की एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। तो बिंदु कहां, ये रहा, एक्स अक्ष कहां रहा, ये रहा, तो दूरी कितनी है, 3 है। 1 2 3 एक, तो -3। बस इस प्रकार दर्शाना है। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक और बिंदु, एक और उदाहरण ले लेता हूं भाई, यहां ले लेता हूं मैं, यहां इसको बोलते हैं एम पॉइंट। अगर मैं इसको एम पॉइंट बोलूं तो मैं बोलूं कि इसके भाई निर्देशांक बताओ। इसके निर्देशांक में बताऊंगा तो सबसे पहले भुज लिखते हैं भाई। भुज क्या होता है, भुज होता है बाई अक्ष से बिंदु की दूरी। भाई ये रहा बिंदु, बाई अक्ष कहां है, ये रहा बाई अक्ष। तो बाई अक्ष से दूरी कितनी है, 1 एकक, 2 एकक, 3 एकक, 4 एकक, तो भाई 4 एकक हो गया। लेकिन कहां है, बाईं तरफ है, तो माइनस हो गया। अब कोमा से अलग अलग करते हैं तो कोमा लगा दिया। अब क्या बोलना है भाई, कोटि लिखना है, कोटि यहां लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। तो कोटि के लिए क्या है, कोटि का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। भाई एक्स अक्ष रहा और बिंदु उसी के ऊपर रहा, तो दूरी कितनी होगी, 0, तो 0 आएगा। तो ये क्या हो गए, एम के निर्देशांक हो गए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तो किस तरीके से दर्शाते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, ये चीज आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आगे देखेंगे हम कुछ चीजें। भुज तो आपको, भुज कोटि तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक चीज, आप यहाँ पे गौर करना है हमें। किस बात पर, इस बात पर गौर करना है कि ये देखिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर कोई बिंदु यहाँ होता है, मैं बोलता हूँ कोई बिंदु कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ये कौन सा था, हमारा पहला चतुर्थांश था। ठीक है, तो यदि कोई बिंदु यहाँ है तो इसके कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु के जो कोटि और भुज होंगे, या x और y का जो मान होगा, देखिए हम इसको x का जो निर्देशांक होगा उसको x बोलेंगे और इसको बोलेंगे y। ठीक है, तो हम बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। तो यहाँ भी धन होगा, यहाँ भी धन होगा। देखिए कि ये सब धनात्मक है, तो यहाँ धन आना है, क्योंकि दूरी जो है वो ये इसके दाईं तरफ है और इसके ऊपर की तरफ है, तो दोनों धन और धन मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बिंदु P पहले चतुर्थांश
में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, तो क्या होगा, उसकी x और y का जो मान होगा वो दोनों धन होंगे। ये चीज आपको समझना है। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहां कोई बिंदु Q है, अगर कोई बिंदु Q है तो आप एक चीज, ये कौन सा है, दूसरा चतुर्थांश है। अब दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं तो हमें ये कहां है, इस जो x अक्ष है, इस x अक्ष से दोनों ऊपर है, ऊपर है मतलब क्या है, जो y है वो y हमें हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो y क्या हो जाएगा, ये y है और ये x है। लेकिन यहाँ ये x मूल बिंदु से कहाँ है, मूल बिंदु से नीचे बाईं ओर है, बाईं ओर है, तो हमें x हमेशा क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। लेकिन y क्या है, 0 से या मूल बिंदु से ऊपर की तरफ है, तो क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। जैसे ही हम ये देखते हैं, हमें किसी ने बोला कि बिंदु A, अगर किसी ने बोला बिंदु A जिसका मान है -3 और 4, -3 और 4 बोला, तो हम देख करके बता सकते हैं कि हमारा दूसरे चतुर्थांश में होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि x का मान क्या है, ऋणात्मक है, x का मान ऋणात्मक हो और y का मान क्या हो, धनात्मक हो। ये चीज कहां मिलती है, ये दूसरे चतुर्थांश में मिलती है। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या है, x क्या है, ऋणात्मक है, y क्या है, धनात्मक है। अब हम अगर देखें तीसरा, तो p q, इस एक बिंदु ले लेता हूं मैं, r ले लेता हूं, ठीक है। तो r देखें, x और y देखो, यहाँ पे देखो, तो x हम देखेंगे, x तो x देखा हमने, तो कहाँ है, मूल बिंदु से बाएं तरफ है, तो क्या होगा, x हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। और अगर हम y देखें तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या होता है, y ऋणात्मक होता है, तो y ऋणात्मक हो गया। तो देखो तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक है। यदि मैं बोलूं, उदाहरण लूं और मैं बोलूं कि कोई बिंदु B है और B का -3 है, -2 है, तो ये कहां होगा भैया, कौन से चतुर्थांश में होगा, आप सीधे देख करके बता दीजिएगा कि ये क्या है, सर ये तो दोनों ऋणात्मक हैं और दोनों ऋणात्मक हैं, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में होगा। क्यों, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों संख्याएं, दोनों x और y, दोनों का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब अगर हम यहाँ देखें चौथे चतुर्थांश में, ये हो गया हमारा चौथा चतुर्थांश। अब चौथे चतुर्थांश में हम देखते हैं तो कोई बिंदु यहाँ पे है, S बोल देते हैं, इस S बिंदु के x और y क्या होंगे, ये हम देखते हैं। अगर हमने देखा तो x अक्ष पर क्या है, x अक्ष पर ये मूल बिंदु से दाईं तरफ है, तो हमेशा धनात्मक मिलेगा, क्योंकि इस साइड चले जाओ धनात्मक ही मिलना है। और अगर मैं मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाऊं तो ये y अक्ष हो गया, और y अक्ष क्या है, y निर्देशांक क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। देखो, क्योंकि ये y तो हमेशा मूल बिंदु से नीचे की तरफ है, तो ऋणात्मक हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसमें जो मिलेगा, एक धन एक ऋण, एक इसमें क्या मिलेगा, पहले वाले में दोनों धन, इस वाले में x ऋण का y धन का, इसमें दोनों ऋण के, तीसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में x धन का। और अगर इसका एग्जांपल लूं C बिंदु, कोई C बिंदु है, तो 2 -3 कहां मिलेगा, 2, तो x क्या है, धन का है, y क्या है, ऋण का है, कहां मिलता है, चौथे चतुर्थांश में मिलता है। बात करो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको निर्देशित किया जाता है, और देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होता है। ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग ये समझिए कि पहले ये आपको याद रखना है कि पहले याद रखने वाली बात ही नहीं यार, दिख रहा है सीधा, हमें क्या करनी है, 2 लाइन बनानी है, 2 संख्या रेखा बनानी है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्या करनी है, क्षैतिज बनानी है, दोनों को मूल बिंदु से जोड़ देना है। हमें यहाँ से देख लेना है कि यहाँ जो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और हमें देख के पता पड़ रहा है कि यहाँ दोनों धन का है, तो धन, दोनों एक ऋण का, एक धन का, तो ऋण धन का, ऋण का है दोनों, तो ऋण का, यहाँ धन का है तो धन का, ये ऋण का तो ऋण का, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं हम पहला वाला, ठीक है, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं देखता हूँ पहला वाला प्रश्न लेता हूँ आपका उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण, तो पहला उदाहरण क्या है, पहले उदाहरण में कुछ बिंदु ब्लैंक्स हैं, कुछ खाली स्थान भरने हैं, ठीक है, खाली स्थान भरने हैं। तो हम देखते हैं खाली स्थान में क्या है, ठीक, खाली स्थान। अब खाली स्थान में क्या है, ठीक है, इसमें सबसे पहले उदाहरण में कुछ चीजें दी हुई हैं, आकृति 3 1 1 दी हुई है। 3 1 1 में क्या है, सबसे पहले इनने कुछ बिंदु बनाए हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, 3 4, ठीक है, यहाँ क्या है, बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु बी है, और क्या बोला है, एम बिंदु, -3 4, -3 और 4, ठीक है, ये बिंदु एम है, ठीक है, और 2 बिंदु और बताए एस और एल, ठीक है, -4 3 4, ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ बिंदु कौन सा है, एल बिंदु है, यहाँ है एल बिंदु, और यहाँ है एस बिंदु, कहाँ पे है, 3 का, तो 3 का ये एस बिंदु। इनने बोला है क्या कि नीचे दी गई आकृति, ये आकृति दी हुई है, ठीक है, और इन्हें बोला है कि बिंदु बी का भुज, बिंदु बी का भुज और कोटि, ठीक है, भुज और कोटि, बिंदु बी कहाँ है, बिंदु बी ये रहा। अब इसका भुज बनाना है। भुज क्या होता है कि बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बाई अक्ष से ये रहा बिंदु, और बाई अक्ष रहा, तो बिंदु बी की बाई अक्ष से दूरी कितनी है, देखो 1 2
3 और 4, ये रहा ना, देखो तो कितना हो जाएगा। तो इसमें पहले वाले में हम क्या भरेंगे 4, पहले वाले में भरेंगे, पहले बिंदु ब्लैंक जो है उसमें क्या भरेंगे 4 और क्या कोटि। अब कोटि क्या है, कोटि क्या होता है कि बिंदु बी की एक्स अक्ष से दूरी, तो बिंदु बी की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, देखो अगर इसको ऐसे चले तो 3, तो कितना हो जाएगा, तो दूसरे वाले बिंदु ब्लैंक में दूसरे वाले खाली स्थान में क्या भरना है 3, ठीक है, तो दूसरे वाले में 3 भरना है। अब आगे क्या बोला है, अतः बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक क्या होता है, हम पहले क्या भरते हैं 4 मतलब भुज, फिर भरते हैं कोटि, तो क्या हो जाएगा निर्देशांक 4 और 3, तो तीसरे वाले खाली स्थान में क्या भरना है 4 और 3। ये आपका पहला पार्ट हो जाता है, पहले उदाहरण पहले का। दूसरा बोला है बिंदु एम के निर्देशांक एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। बिंदु एम, अब बिंदु एम कहाँ है, ये रहा बिंदु एम। अब बिंदु एम के क्या एक्स और वाई निर्देशांक बताने हैं, एम के फिर निर्देशांक बताने हैं। पहले एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या होता है, भुज होता है, भुज होता है तो भुज क्या है, देखिए भुज मतलब क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बिंदु की बाई अक्ष से दूरी ये रही और ये इसी को सीधे नीचे लेके आओ तो -3 है, तो क्या हो जाएगा पहले वाले में क्या बनेंगे -3। अब इनने क्या बोला है एक्स अक्ष वाई अक्ष बताना है, वाई अक्ष क्या होता है कोटि होता है, कोटि मतलब क्या होता है कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी, इतनी है, देखो ना ये रही, और इसको ऐसे लेके चले तो हम देखें 4 है, 0 से 4 तक है तो 4 हो जाएगी, पहले वाले में 3 -3, दूसरे वाले में 4 भरना है, ठीक है, ये भर दिया। अब हमने बोले निर्देशांक, तो निर्देशांक में पहले क्या भरते हैं हम भुज, तो भुज हो गया -3, भुज कितना है -3, फिर क्या भरते हैं कोटि, तो कोटि क्या हो गया 4। इसी प्रकार से हम इसको नाम भी देते हैं क्या एक्स और इसको क्या बोलते हैं वाई, तो ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स और वाई। आगे बिंदु एल के निर्देशांक एक्स और वाई लिखिए, बिंदु एल के निर्देशांक लिखना है एक्स और वाई, तो एक्स मतलब भुज, भुज क्या होता है, भुज मतलब बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बिंदु कहाँ है ये रहा, बाई अक्ष से दूरी कितनी इतनी है, इसलिए दूरी को ऊपर लेके गए तो -5, तो क्या मिल जाएगा -5, ठीक है। तो पहले वाले खाली स्थान में क्या भरना है -5। उसके बाद हमने क्या बोला है एक्स अक्ष, वो बाई अक्ष, एक्स अक्ष बता दिया बाई अक्ष, तो बाई अक्ष क्या है कोटि, कोटि क्या होता है बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी इतनी है, देखो ये है, इसको लेके गए कितना -4, तो कितना हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा दूसरे पहले वाले में -5, दूसरे वाले में -4 भरना है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे निर्देशांक हो जाएंगे, वही तीसरे वाले में भरना है भुज और कोटि। आगे बोला है एस अक्ष का, एक्स का एस का बताना है, तो एस में देखिए एस का भुज क्या होगा, एस भुज, भुज मतलब बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष ये रहा, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बिंदु ये रहा भाई, बाई अक्ष ये रहा, दूरी कितनी है ये है, इस दूरी को ऊपर लेके गए अपन देखा 3, ठीक है भाई 3 आ गया। पहले वाले में क्या भरना है 3, दूसरे वाले में अब क्या भरना है बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक क्या होता है, बाई निर्देशांक मतलब कोटि, कोटि मतलब क्या होता है, कोटि मतलब होता है बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो ये रहा बिंदु एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इतनी है, ये रही दूरी, इस दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी, इसको लेके गए यहाँ तो 0 से लेके -4 तक, तो कितना हो जाएगा -4। इसके निर्देशांक क्या लिखेंगे 3 और -4, बात खत्म। तीसरे वाले में ये भरना है, तो ये आपका पहला वाला उदाहरण कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछेगा, पूछे मैं आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं, ये होता है आपका पहला वाला उदाहरण, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण में क्या है, आकृति 3.12 पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अंकित बिंदु देखें कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं, उनके निर्देशांक लिखना है बस। तो बिंदु कौन कौन से हैं, बी है, सी बी है, ई है, ठीक है। तो बी देखते हैं, बी कहाँ है, बी है 3 पर, यहाँ पे ये लिखिए, ये हो गया बी। आगे क्या है, ए बिंदु 4 पर है भाई, तो ये बिंदु यहाँ हो गया ए बिंदु, ठीक है, ब्लैक से लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, डी बिंदु -4 पर है, तो ये डी बिंदु हो गया, डी ये रहा डी बिंदु हो गया। अब क्या है, सी बिंदु, तो -5 पर भाई सी बिंदु, तो ये हो गया सी बिंदु, ठीक है, ये हो गया सी बिंदु। अब क्या है, आगे देखते हैं, ई बिंदु कहाँ पर है, ई बिंदु कहाँ पर है, ये है 2, कुछ गड़बड़ लिखा है इसमें, 1 पर है शायद, ई बिंदु शायद 1 पर है, कुछ समझ नहीं आ रहा बुक में। ई बिंदु 2/3 और 0, अच्छा ये है 2/3 और 0, तो ये कुछ है बिंदु यहाँ पर है ई बिंदु, ठीक है, ई बिंदु यहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है 2/3।
अब देखिए बात सोचने वाली बात यह है कि 2/3 यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्योंकि 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 जब आप इसमें भाग दोगे तो आएगा 0.6666। तो 0.66 क्या है, 1 से तो छोटा है, 1 से छोटा है मतलब क्या आएगा, बाईं तरफ आएगा, क्योंकि छोटे अंक कहाँ है, किसी भी अंक से बाईं तरफ। 2 से छोटा 1 है तो 1 पहले आया, फिर 2 बाद में आया, फिर 3 से पहले 2 आया क्योंकि 2 छोटा है 3 से। इसी प्रकार 2/3 क्या है, 1 से छोटा है इसलिए 1 से पहले आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इनने बोला है कि सबके निर्देशांक लिखना है। तो सारे बिंदुओं के निर्देशांक सबसे पहले लिखते हैं ए का। ठीक है, ए का क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो एक्स मतलब क्या होता है, भुज, और भुज क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है, बाई अक्ष ये रहा और बिंदु ये रहा, दूरी कितनी है, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। अब लिखना है कोटि मतलब क्या होता है कि बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 0 होगी, क्यों, क्योंकि बिंदु तो एक्स अक्ष पर ही है ना, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये दोनों एक्स और वाई ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। एक्स और वाई का मान अगर निकल आया तो निर्देशांक हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं बी देखें तो बी में पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। भुज मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बिंदु की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से, ये रहा एक्स अक्ष, बिंदु रहा ये, तो ये रही दूरी, ये दूरी कितनी है, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई मतलब 3, तो ये हो गई 3। ठीक है, ये हो गई 3। अब हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है। ठीक है, तो बाई निकाला, चलो हाँ, एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आएगा, शून्य आने वाला है। क्यों आने वाला है शून्य, हमें क्या करना था, हमें निकालना था भुज, और भुज क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष तो वैसे भी रहा ना, ये रहा बाई अक्ष, और बाई अक्ष से अगर हम दूरी देखें, उसी पर एक बिंदु है, उसकी बिंदु की दूरी देखें बाई अक्ष से, क्या होगी, शून्य होगी ना भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गई, ये रहा बिंदु और बाई अक्ष ये रहा, तो इन दोनों की दूरी कितनी, 0। अब जैसे ही मैं देखूंगी कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि मतलब क्या होती है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, ये रहा बिंदु, ये रहा एक्स अक्ष, दूरी कितनी, कितनी रही 3 इकाई, तो ये 3 इकाई। ठीक है, अब देखना है अगला बिंदु हमारा सी। अब अगर हम सी को देखें तो सी बिंदु, अब सी बिंदु में सबसे पहले हमें लिखना है भुज। भुज क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी, किसकी, बिंदु की, ये रहा बिंदु, बाई अक्ष रहा। अगर मैं इसकी दूरी देखूं तो कितना है, 5, तो भाई 5 बिंदु, लेकिन क्या है, बाई तरफ है मूल बिंदु से, तो ऋण आएगा, तो 5 हो गया। कोमा से अलग अलग करते हैं दोनों को। अब मैं अगर देखूं सी में कहता है कोटि रह गया, कोटि मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो ये रहा एक्स अक्ष, उसी के ऊपर है बिंदु सी, तो दूरी क्या होगी, 0 होगी, तो 0 लिख देंगे। ये हो गए इसके निर्देशांक। आगे देखें तो हम डी पॉइंट हमें मिलता है, और डी पॉइंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं भुज, और भुज का मतलब ये होता है कि बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष से बिंदु की दूरी अगर मैं तभी देख पाऊंगा जब वो डी बिंदु बाई अक्ष से कोई दूरी पर होगा, लेकिन वो तो कोई दूरी पर है ही नहीं, वो तो उसी के ऊपर बैठा है, उसी के ऊपर बैठा है मतलब शून्य दूरी, तो शून्य जाएगा। अब आया कोटि मतलब ये होता है कि कोटि का मतलब होता है कि बाई अक्ष से, सॉरी एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष ये रहा, बिंदु ये रहा, इन दोनों की दूरी कितनी है, -4 है, तो -4 मतलब 4 है, तो ये 4 लिख दिया। लेकिन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे है, तो मूल बिंदु से नीचे आ गया, ये रहा इसके निर्देशांक। अब आते हैं ई बिंदु कहाँ है, ई बिंदु का हमें पहले लिखना है कोटि, तो कोटि पहले लिखना है भुज, फिर लिखना है कोटि। तो भुज क्या होता है, भुज होता है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी है, 2/3। देखो ये रहा बाई अक्ष और ये रहा बिंदु, दोनों की दूरी कितनी है, 2/3, तो 2/3। ठीक है, और अब बोलूं मैं कोटि, तो कोटि क्या होता है, कोटि होता है क्या, बाई अक्ष से दूरी बिंदु की, तो बिंदु तो एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष पे तो बैठा ही है बिंदु, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये रहे आपके पांचों के पांचों प्रश्न, दूसरे उदाहरण के पांचों के पांचों पार्ट। ये रहा आपका उदाहरण नंबर 2। ठीक है, इसके पांचों के पांचों पार्ट। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जितना हो सकता था मैंने आपको हर तरीके से आपको समझा दिया कि क्या क्या आपको डाउट आ सकते हैं, कहाँ डाउट आ सकते हैं, मैंने हर तरीके से हर चीज समझा दी आपको। अब अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। सारे चैनल की, सारे पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.2 करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद एक ही आपकी प्रश्नावली बचती है 3.3, तो अगले लेक्चर में देख लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।